आज के इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ की कुरुक्षेत्र मैगजीन के साथ डील करेंगे। कुरुक्षेत्र मैगजीन के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र मैगजीन एक मैगजीन है जो कि रूरल जो इश्यूज है उसके बारे में बात करती है, रूरल डेवलपमेंट की बात करती है, ग्रामीण भारत की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, कितना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इन सब चीज़ों की बात कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर की जाती है। ग्रामीण भारत कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसका पता आप इस तरह से लगा सकते हो कि अभी भी लगभग 65% पॉपुलेशन गांवों में निवास करती है इंडिया की। ऐसी कंडीशन में गांवों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में इस मैगजीन का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए। तो इस मैगजीन को हम अच्छे से डिकोड करेंगे, डिसाइफर करेंगे और जानेंगे इस मैगजीन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिकली सितंबर मंथ की जो मैगजीन है उसमें जो इशू है उसमें ट्राइबल लाइफ एंड कल्चर की स्पेसिफिकली बात की गई है। तो यहाँ पे हम ट्राइबल लाइफ एंड कल्चर को जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैगजीन जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा प्रकाशित की जाती है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाटाज के थ्रू यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाती है कि रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण भारत है, उसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मैगजीन को। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें क्या मैगजीन के अंदर आने वाला है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन रखता है वर्ल्ड के अंदर और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 8.61% पॉपुलेशन जो है हमारी एंटायर 100% पॉपुलेशन में से 8.61% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो काफ़ी महत्व है इस पॉपुलेशन का हमारे लिए। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ट्राइबल जो लोगों की कल्चर होती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनका जो फूड सिस्टम होता है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, वो सभी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी विविड होते हैं, काफ़ी डायनामिक होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको जानना, इसको समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिखाया गया है कि आने वाले आर्टिकल्स में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है उसके बारे में बताया गया है, जो कि हम देख लेंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन हमारा है वहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है और वो पॉपुलेशन काफ़ी महत्व रखती है। और प्रधानमंत्री वन धन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट एक योजना है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक उनके लाइवलीहुड के अंदर हेल्प कर रही है। तो हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है डॉक्टर के त्रिपाठी जी का आर्टिकल है, इसके बारे में हम डील करते हैं। और इस आर्टिकल की हेडलाइन है ट्राइबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ट्राइबल डेवलपमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि किस तरह से जब से हमें आज़ादी मिली और किस तरह से हमने 5 ईयर प्लान्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के अंदर और किस तरह से अब तक हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से ट्राइबल डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, किस तरह से ट्रेनिंग करवा के स्किल अपग्रेडेशन करके एंड काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फेज में हमने रूरल इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, पहले तो बार बार ये आंकड़े आएंगे कि 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन की। 8.6% जो है पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि 10.45 करोड़ जो है नंबर में है हमारी एंटायर पॉपुलेशन के अंदर से, जो कि एंटायर पॉपुलेशन अभी तो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास। और 2011 के सेंसस के अंदर हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। ओके, तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि किस तरह से डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की स्टार्टिंग में बात की गई है। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अंदर हेडिंग में डाला गया है टू इंश्योर सोशल, ठीक है, टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात यहाँ पे की गई है, इसको इंश्योर करने की बात की गई है। बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट दिस कम्युनिटीज़ फ्रॉम एनी अदर पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इनको केवल सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस ही नहीं प्रोवाइड किया जाए, बल्कि इन कम्युनिटीज़ को हर प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाए। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में इन सभी चीज़ों की प्रोविजंस हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए जहाँ पे कि एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डोमिनेंस उनका ज़्यादा है उसके लिए। ठीक है, और पैसा एक्ट के बारे में आपको पता ही है, पैसा एक्ट के रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे, बीच में कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। हालांकि जो एक्ट है ये ग्राम सभा को, ठीक है, जो शेड्यूल 5 की जो एरियाज़ है वहाँ पे ग्राम सभा को काफ़ी एम्पावर्ड करता है और सेल्फ गवर्नेंस को काफ़ी मजबूत करता है शेड्यूल 5 एरियाज़ के अंदर। वो हम देख लेंगे। अभी डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं।
तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द 5 ईयर्स प्लान्स हमारे चलते हुए आए थे। उन 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर भी ट्राइबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने की कोशिश की गई थी, तो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसकी टाइमलाइन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखनी है, 1956 से 61 तक था, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम को किस तरह से शेड्यूल एरियाज़ के अंदर 4 भागों में बांटा गया था। एक तो कम्युनिकेशन वहाँ अच्छा हो, एजुकेशन एंड कल्चर हो, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी हो, हेल्थ और हाउसिंग वाटर सप्लाई वगैरह अच्छे से हो पाए। और एम्फेसिस किया गया था किस चीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द फोकस ऑन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इस चीज़ को लाने की कोशिश की गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ बात की गई है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ एसटीज, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बताए गए हैं कि वेलफेयर ऑफ एसटीज के लिए किस तरीके के हैं। तो आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 38, 46, 164 क्लॉज 1, 270 क्लॉज 1, 330, 332, 335, 340, 342 एंड 275 क्लॉज 1, ये सभी आर्टिकल कहीं ना कहीं पे वेलफेयर ऑफ एसटी को इंश्योर करते हैं। तो आपका आर्टिकल 14 का तो पता ही है कि इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई है। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के अंदर साफ साफ बताया गया है, स्टेट्स कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग एसटीज। 16 क्लॉज 4 में बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट बाय स्टेट्स। तो ये सभी जो आर्टिकल्स है कहीं ना कहीं पे वेलफेयर ऑफ एसटीज को इंश्योर कर रहे हैं। आर्टिकल 38 की जब हम बात करते हैं तो स्टेट टू स्ट्राइव, स्टेट को किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर। आर्टिकल 46 साफ साफ तौर पे बोलता है स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ ऑल वीकर सेक्शंस इंक्लूडिंग एसटीज। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 बोलता है स्टेट्स विद ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एसटी पॉपुलेशन लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा शैल हैव ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है। तो ये ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे एसटीज की है वहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना चाहिए, ये आर्टिकल 164 क्लॉज 1 बोलता है। आर्टिकल 275 क्लॉज 1 क्या बोलता है, ग्रांट इन एड फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ एसटीज एंड फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। तो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रेज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और किसके लिए, वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए, एसटी कम्युनिटी के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए ग्रांट इन एड का प्रोविजन देता है आपका आर्टिकल 275 क्लॉज 1। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335, इनकी यदि हम बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटीज इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड सर्विसेज में ही बात करते हैं। ये आर्टिकल जो है किस चीज़ की, रिजर्वेशन की। आर्टिकल 340 की बात करें यदि हम, स्टेट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेज है उनकी कंडीशन को देखने के लिए क्या यहाँ पे स्टेट को अपॉइंट करना है कमीशन को, इसकी बात की गई है आर्टिकल 340 के अंदर। आर्टिकल 342 के अंदर बात की गई है स्टेट टू स्पेसिफाइड ट्राइब्स फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज एज एसटीज, स्टेट टू स्पेसिफाइड ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज एसटीज, स्टेट टू स्पेसिफाइड ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज एज एसटीज आर्टिकल 342 के अंदर बताया गया है, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। आर्टिकल 275 दोबारा क्लॉज 1 जो है उसमें क्या बताया गया है, जो पहले भी हमने देख लिया था कि ग्रांट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हालांकि ये थोड़ा एक अलग ग्रांट है, वो ग्रांट इन एड था, ये था ग्रांट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ईच ईयर टू बी रिलीज फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ एसटीज। तो वेलफेयर ऑफ एसटीज के लिए यहाँ पे फंड देना है काइंड ऑफ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमने देख ली है काफ़ी होलिस्टिकली कि ये सभी वेलफेयर को सुनिश्चित करते हैं एसटीज के। अब शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल जो 5th एंड शेड्यूल 6th है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया शेड्यूल 5th के अंदर जो एरियाज है वहाँ पे तो पैसा एक्ट को एनेक्ट करने की भी बात की गई है, जिसमें कि 10 में से 7 स्टेट अब तक कर चुके हैं और लेटेस्ट जो स्टेट रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़, और ये स्टेट ने भी वहाँ पे नोटिफाई कर दिए हैं पैसा जो आपका एक्ट है उसके रूल्स को। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो 5th आपका शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है प्रिस्क्रिप्शंस आउटलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द सेटिंग ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स को सेटअप करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर मॉनिटरिंग एंड एडवाइसिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अंदर भी को भी मेंशन यहाँ पे किया गया है, और 5th शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है। 5th शेड्यूल के जो एरियाज है उसको आपको ध्यान रखना है, और 6th शेड्यूल के जो एरियाज है उनको भी आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 244 जो क्लोज 2 है उसके साथ ये एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे 6th शेड्यूल के अंदर क्या बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट ऑफ AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम by designating certain areas as the autonomous districts and autonomous region and also by constituting
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी कॉन्स्टिट्यूट करना है काइंड ऑफ, है ना। उसके बाद 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा हिस्टोरिकली, ठीक है। तो इसमें क्या है, पंचायती राज जो रहे, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, तो 1996 के अंदर आया पैसा वाला था। और ये 73 74 अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और फिर पैसा जो है उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात कर दी गई है। तो इन सभी के बारे में आपको पता है, इससे पंचायती राज की व्यवस्था आ पाई, और काफ़ी हद तक जो है पंचायत को एम्पावर किया गया, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया, स्वशासन की तरफ शिफ्ट हुआ गया, और कुल मिला के गाँव के विकास को सुनिश्चित करने के तौर पे ये जो कदम थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है। तो बताते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान टू एन इफेक्टिव शेप इन 1961, ठीक है। तो ये बात हम छोड़ते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। तो एक वर्ड है टी डी बीच क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स, तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली याद रखना है। तो हुआ क्या था यहाँ पे, सेकंड प्लान के अंदर व्हेन द गवर्नमेंट सक्सेसफुली ओपन 43 स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे। लेटर टर्म इनको बाद में क्या बदल दिया गया, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स के नाम से इसको जाने लगा। और थर्ड प्लान का ये टाइम ये दे रखा है, फोर्थ प्लान की बात यहाँ पे की गई है, और डिफरेंट प्लान्स के अंदर किस तरह से ट्राइबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने की बात की गई है, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है टीएसपी वर्ड का मतलब क्या है देख लेते हैं। टीएसपी है ट्राइबल सब प्लान, ठीक है, ट्राइबल सब प्लान, ये लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया है, फिफ्थ प्लान के अंदर किया गया है। इसका पर्पज़ क्या था, ये किसका पर्पज़ था, परकोलेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स है टू द एसटीज। तो ट्राइबल सब प्लान का पर्पज़ था परकोलेशन करना है डायरेक्ट बेनिफिट्स का, है ना, ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू एसटीज, है ना। तो ये इसका था, और टीएसपी वर्ड को आपको थोड़ा देख लेना है, बाद में बता रखा है इसमें टीएसपी की रिगार्डिंग और भी बात की गई होगी। एंड आगे बता रखा है टीएसपी ऑल्सो स्टिपुलेटेड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी and transparency along with the flow of funds from other development sectors for STs which was proportionate to population। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। 6 5 ईयर प्लान फिर आता है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ों को करने की कोशिश की जाती है। उसमें एम्बार्क्ड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन की कोशिश की जाती है। जो आपका 6 5 ईयर प्लान है उसके अंदर पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। फिर 7 5 ईयर प्लान चलता है, इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आएगी, ड्यूरिंग द 7 5 ईयर प्लान जो कि 1985 से 90 तक रहा, इसमें फोकस किया गया एसटीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो 7th प्लान है वो, और 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल के, उनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड, ये 1987 के अंदर आया है। और एक अपेक्स बॉडी है, ये स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशंस, है ना, इसके लिए अपेक्स बॉडी है, इसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा जो आया वो क्या आया था, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि बाद में 2 भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है। और एससी एंड एसटीज के लिए अलग अलग इसको बाद में कर दिया गया। तो ये 2 इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 इंस्टीट्यूशंस निकले हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 7th 5 ईयर प्लान से निकले हैं, और दोनों को ट्राइफेड को आपको याद रखना है। और बाद में जो दूसरा नेशनल शेड्यूल एंड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना है उसको भी देख लेना है। फिर आगे चलते हैं हम, आगे क्या होता है 5 ईयर प्लान्स के अंदर ट्राइबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। तो 9th 5 ईयर प्लान आता है। 9th 5 ईयर प्लान क्या करता है, इसके अंदर थोड़ा सा इन्विसाज किया गया था कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर एसटीज टू एक्सरसाइज देयर राइट्स फ्रीली, कि भाई जो एसटीज हैं वो अपने राइट्स को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके, एंजॉय कर सके, प्रिविलेज ले सके, और एक बेटर लाइफ को लीड कर सके, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे कोशिश की गई थी 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी प्रॉब्लम्स थी, उनको रिजोल्व किया गया। 11th 5 ईयर प्लान आपका 2007 से 2012 तक था, और 12th 5 ईयर प्लान आपका 2012 से 2017 तक था। तो इनका टाइम भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अभी हम देखते हैं फिर नीति आयोग की तरफ से क्या किया गया है वो देख लेते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के आने के बाद में। तो नीति आयोग 2 यहाँ पे दिखा गया है, नीति आयोग 2 embark funds in the range of 4.3 to 17.5% ऑफ देयर टोटल स्कीम एलोकेशन एवरी ईयर टू ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। अब हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एसटीज ऑन ए फ्यू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पैरामीटर्स इज एज फॉलोज। तो इसमें क्या बताया गया है कुल मिला के, भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एसटीज का क्या है आज यदि हम देखें और कितना डेवलपमेंट हुआ है, उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू हम देख सकते हैं। आज तो लाइवलीहुड डेवलपमेंट पहला पैरामीटर है जिसके बिहाफ पर हम इसको देखेंगे। तो लाइवलीहुड जो डेवलपमेंट है वो क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उन्होंने एक तेंदुलकर मैथडोलॉजी को अपनाया था पॉवर्टी के रिगार्डिंग जानने के लिए और ये बताने के लिए, पॉवर्टी के रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो इसमें क्या बताया गया
कि आपको पता है कि NSSO एंड CSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, और ये बहुत सारे जो हमारे आंकड़े होते हैं उनके साथ में डील करते हैं। तो इसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं वो बता रहे हैं कि ST की जो पॉपुलेशन है उसमें 2011-12 के अंदर 45.3% जो था वो क्या था, एज पर द एस्टिमेट द ST पॉपुलेशन जो है लिविंग बिलो द पॉवर्टी के नीचे जो ST की पॉपुलेशन थी 2011-12 के अंदर 45.3% जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, और जो कि अभी क्या हो गई है 24.1 हो गई है ना। सॉरी, इसमें बताया गया है कि रूरल इंडिया के अंदर 45.3 के अंदर बताया गया है कुछ आगे। एंड ये तो कहाँ पे था, अगेन इसको देखते हैं हम। ये जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से बताया गया था कि ST की जो पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है 2011-12 में वो 45.3% एंड 24.1% है रूरल एंड अर्बन इंडिया के अंदर। तो मतलब रूरल इंडिया के अंदर जो STs हैं उनकी जो संख्या है ज़्यादा है बिलो पॉवर्टी लाइन के, और वहीं पे अर्बन इंडिया के अंदर 24.1 है। तो ये आंकड़े कुछ बताए गए थे, और डिफरेंट स्टेट्स वाइज भी आंकड़े दिए गए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फिगर्स है जिससे पता चलेगा। पैरामीटर्स हम देख रहे हैं जिससे देखेंगे हम कि ट्राइबल डेवलपमेंट कितना इंश्योर हो पाया है। अब दूसरा जो पैरामीटर है ना, दूसरा जो इंडिकेटर है, दूसरा जो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया ना सोशियो इकोनॉमी को देखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैरामीटर्स जो है, तो सेकंड पहला तो लाइवलीहुड डेवलपमेंट हो गया। तो उसमें हमने देख लिया कि भाई कितने लोग जो है स्टेज में वो बिलो पॉवर्टी लाइन के थे, और कहाँ रूरल इंडिया में क्या हाल था एंड अर्बन इंडिया में क्या हाल था। अब हम देखते हैं लिटरेसी एंड एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो सेंसस 2011 के हिसाब से ST की जो पॉपुलेशन रही, ठीक है, उसमें रेस्पेक्टिवली 73.0 और 59.0, ठीक है, ये क्या बताया गया है, ये 73.0 और 59.0 जो है वो लिटरेसी रेट्स हैं। और यहाँ पे फिगर्स में बताया गया है, देखो ये पूरा बताया गया है, पर्सन मेल फीमेल लिटरेसी की रेट 73.0 निकल के आ रही है ओवरऑल। वहीं पे ये जो STs के लिए है 59.0 निकल के आ रही है, जिसमें भी फीमेल जो है 68.5 है और 49.4 है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो पूरा है, और डिफरेंट फिगर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके बिहाफ पे आप देख सकते हो कि कितनी लिटरेसी है ST कम्युनिटी के अंदर, और वो पूरी ओवरऑल कम्युनिटी के यदि हम ओवरऑल पॉपुलेशन के रेफरेंस में उसको देखें तो कहाँ पे वो हैं, ये हम पूरा देख सकते हैं इसके अंदर। एंड देन फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, जहाँ पे कि आर्टिकल 275 क्लॉज 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है, हम लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेसी एंड एजुकेशन की जब हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के लिए क्या किया गया है ना, ST कम्युनिटी की एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए, और क्या चीज़ें की गई हैं। तो देखो काफ़ी सारे जो स्कूल्स वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह तो यहाँ पे बताए गए हैं ही, है ना, नवोदय विद्यालय वगैरह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील स्कीम्स वगैरह, इन सब की तो बात की गई है। लेकिन हम होलिस्टिकली थोड़ा इसको देखते हैं कि एकलव्य स्कूल क्या है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 280 स्कूल जो सेटअप की गई है। तो यहाँ पे बताया ये ST कम्युनिटीज़ के लिए हैं स्पेसिफिकली, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट हाउएवर डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ST स्टूडेंट्स बाई यूटिलाइजिंग ए पार्ट ऑफ द फंड्स। तो आर्टिकल 275 क्लॉज 1 से जो फंड मिल रहा था उसके पार्ट को यूटिलाइज करते हुए, और 280 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS स्कूल 20 स्टेट्स के अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। और ये EMRS स्पेसिफिकली STs के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड फिर बाद में बताया गया कि गवर्नमेंट हैज़ नाउ नोटिफाइड आइडेंटिफाइड फॉर 52 ब्लॉक्स, अब 452 ब्लॉक्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। एंड क्या कर रही है उनमें, इन द कंट्री फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ 50% ऑफ मोर पॉपुलेशन। तो जहाँ पे ये स्कूल्स बनाई जा रही है वहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए, जो ब्लॉक्स है वो उन ब्लॉक्स में क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन वो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट जो 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए ट्राइबल्स की, तो वहाँ पे EMRS स्कूल्स बनाई जाएंगी। एंड इन एडिशन टू 288 स्कूल्स और भी कुछ स्कूल्स हैं वो लाई जाएंगी, तो वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। तो EMRS जो स्कूल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल्स की लेवल पे क्या क्या किया गया है कि इनको मतलब ST कम्युनिटी की स्किल्स को बढ़ाने के लिए और उनको उनकी लाइवलीहुड उनको आसानी से मिल सके, उसके लिए क्या किया गया है। तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्कीम्स चली हैं। तो बताते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म स्किल्स प्रोग्राम चला रही है, काफ़ी लॉन्ग टर्म स्किल्स प्रोग्राम चला रही है। हैज़ बिन डिलीवरिंग शॉर्ट टर्म स्किल्स, तो किसके थ्रू दे रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। दूसरा है जन शिक्षण संस्थान JSS स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन जो स्कीम है NAPS। इन सभी स्कीम्स के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में यदि लिखते हो साइट करते हो तो वो आपको नंबर देंगे, जो स्कीम्स के नाम है वो बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म ये आपको नंबर में हेल्प करेंगे लेने में। तो लॉन्ग टर्म स्किल्स थ्रू क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs की बात कर रखी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम चलाए गए हैं और STs को उनका काफ़ी होलिस्टिकली फ़ायदा भी मिल रहा है। और कंक्लूजन की फाइनल यहाँ पे बात आ गई है कि भाई अब फाइनल क्या है स्टेप। तो कुल मिला के सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो ST कम्युनिटीज़ का काफ़ी हद तक ऊपर जा रहा है
है ना। लेकिन काफ़ी स्क्यूड है ये अभी भी। स्क्यूड का मतलब क्या है कि मतलब ये एक तरह से समानता नहीं है इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है एस टी का, तो ये काफ़ी स्क्यूड है। तो स्क्यूड होने की वजह से यहाँ पे ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसको इंक्लूसिव बनाया जाए और मतलब कि सभी जगह पे इक्वली डेवलपमेंट वगैरह किया जाए। यहाँ पे यही है मतलब कि राइटर यहाँ पे इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि असित गोपाल जी द्वारा लिखा गया है, उसमें वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स की बात की गई है। तो ये जो है इसमें किस तरह से वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स की बात की गई है उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो बताया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि भाई हॉलिस्टिक अपलिफ्टमेंट वगैरह किया जाना चाहिए और इसके लिए वेरियस वेलफेयर स्कीम्स वगैरह डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लाई जानी चाहिए, और जो बजट एलोकेशन है उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए तो ये अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सभी बातें चल रही हैं, साथ ही साथ में बताया गया है आगे यहाँ पे बताते हैं। दोबारा सब में स्टार्टिंग इसी से होती है कि 8.61% जो एंटायर पॉपुलेशन थी 2011 की, उसमें से पॉपुलेशन का शेयर था एसटी पॉपुलेशन का। ओके, इसमें और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लाइक मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर आती है, उड़ीसा के अंदर आती है, राजस्थान के अंदर आती है, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स के अंदर आती है। और मेजोरिटी ऑफ दीज पीपल लिव क्लोज टू द नेचर, और नेचर के काफ़ी करीब में रहते हैं ये लोग, और रूरल इंडिया में ज़्यादा रहते हैं और रिमोट हैबिटेट इनका होता है। तो ये सभी चीज़ें बताई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो कि अक्टूबर 1999 में, जस्ट मिनट, हाँ, तो जो मोटा मोटा का है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री 1999 में अलग की गई है, बाइफर्केशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, और इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है काफ़ी नोडल एजेंसी है, एक नोडल मिनिस्ट्री है। पूरी जो पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम वगैरह चलते हैं एसटीज के रिगार्डिंग, उसके लिए एक नोडल मिनिस्ट्री है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो, ठीक है। और उसके साथ में काफ़ी कोऑर्डिनेशंस वगैरह के साथ ये काम करती है दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ में, एसटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, रूरल इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए, रूरल इंडिया के लिए काफ़ी हद तक। बट हाँ, स्पेसिफिकली क्योंकि मोटा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ये एसटी पॉपुलेशन के लिए, एसटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करती है। और क्योंकि ज़्यादातर एसटी रूरल इंडिया के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हद तक काम करती है। अब हम देख लेते हैं आगे इसको थोड़ा और। तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारे फिगर्स हैं, काफ़ी पिक्चर्स हैं जिसमें कि दिखाया गया है रूरल इंडिया के रिगार्डिंग एंड टाइप्स के रिगार्डिंग, है ना, रूरल इंडिया की बात यहाँ पे चल रही है काइंड ऑफ। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं। तो पहले तो दो इंस्टीट्यूट जो बने थे उनकी हमने बात कर ली थी, एक तो ट्राइफेड था, ठीक है, और एक जो था दूसरा इंस्टीट्यूट जो फाइनेंसिंग के लिए था एनएसटीएफडीसी, तो उनकी बात दोबारा से यहाँ पे की गई है। तो एक तो एनएसटीएफडीसी है और एक ट्राइफेड है, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही जो कि एक तरह से इंश्योर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स को। उसके अलावा भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एनएसटीएफडीसी है क्या, ठीक है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एनएसटीएफडीसी क्या काम करता है, क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें ये है क्या, एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज सेटअप विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो इसका था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो उसके रिगार्डिंग था ये एनएसटीएफडीसी, और इसके क्या है, ये स्ट्राइव करता है एम्पावरमेंट के लिए एसटी पॉपुलेशन के, और क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल लाइवलीहुड उनके लिए रह सके, इसके लिए कोशिश करता है। और ये काफ़ी सारे जो स्टेट्स होते हैं, तो कॉर्पोरेशन जो होता है, कॉर्पोरेशन विद द स्टेट एसटी कॉर्पोरेशन एंड बैंक्स वर्क फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द एसटी, तो मतलब काफ़ी सारे के साथ सबके साथ मिलकर ये और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। और वायबल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग वगैरह की बातें यहाँ पे कर रखी है, फाइनेंसिंग वगैरह का काम करता होगा, है ना। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं इसमें, एक क्या है, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है, एक्सक्लूसिव स्कीम है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब वुमेन्स के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि लॉन्स अप टू 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू 2 लाख को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा आपका माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है काइंड ऑफ, और डिफरेंट जो ये योजनाएं हैं एसएचजी वगैरह की बात कर रखी है, उनको डिफरेंट जो लॉन्स दिए जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हम इसको देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडली इसमें लिखा हुआ है, हमको एक सेंस लेना है, एक फीलिंग लेनी है, और स्पेसिफिक जो स्कीम्स है उनको थोड़ा देख लेना है, उनके नाम को थोड़ा पढ़ लेना है, ताकि हम जब आंसर राइटिंग में इनको यूज में ले तो हमें फ़ायदा हो सके। उसी तरह से ट्राइफेड के रिगार्डिंग बता रखा है कि भाई ट्राइफेड 1987 के अंदर बना है, ठीक है, और ये रिम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है ट्राइबल जो पीपल है उनके द्वारा। तो आपको पता है कि एमएसपी होता है जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए, एमएसपी को मोटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो डिसाइड करता है। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो ट्राइफेड है उसके भी फंक्शंस हैं, और रिम्यूनरेटिव प्राइस वगैरह प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ट्राइबल पॉपुलेशन के होते हैं वो, उसके रिगार्डिंग। एक है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, तो NESTS, तो इसको भी आपको थोड़ा देख लेना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है शेड्यूल ट्राइब्स की।
और एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये 19 फरवरी 2004 को अमेंडमेंट करते हुए आर्टिकल 338 में एंड 338A इंक्लूड किया गया है ना। कब किया गया? 19 फरवरी 2004 को। अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था? ये 89 अमेंडमेंट, याद रखना है, 2003 के अंदर। और इसमें कुल मिला के अब ये कमीशन बन चुका है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से शेड्यूल ट्राइब्स को काफ़ी हद तक, है ना। तो मेन ड्यूटीज ऑफ द कमीशन क्या है? इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द सेफ गार्ड्स, जो एसटी कम्युनिटी के सेफ गार्ड्स है उसके रिगार्डिंग पूरा ये देखता है, चेक करता है सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब बताया गया है। फिर बाद में और जो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आएगा वेलफेयर स्कीम फॉर एसटी एडमिनिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें अब वेलफेयर स्कीम्स की बात चल रही है थोड़ी सी ना। वेलफेयर स्कीम्स फॉर एसटी एडमिनिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्कीम्स आती हैं और जो कि एसटीज के वेलफेयर के लिए है, उसकी स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है। तो काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है। और इसमें बताया गया है कुल मिला के आर्टिकल 275 क्लोज 1 के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी देख लिया था। एक ट्राइबल से ही रिलेटेड पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे ट्राइब्स जो हमारी कंट्री के अंदर लगभग 705 710 के आसपास बताए जाते हैं, इनमें से 75 जो है काफ़ी वल्नरेबल है। और ये पीवीटीजीज का नंबर है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। तो पीवीटीजीज के रिगार्डिंग भी स्कीम्स वगैरह चलती हैं, तो वहाँ इसका भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है काइंड ऑफ। और दोबारा से ईएमआरएस का मेंशन यहाँ पे हो रखा है, देखो आप, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का, जो कि स्पेसिफिकली एसटीज के लिए होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं एसटी कम्युनिटी के लिए होती हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को देखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी काइंड ऑफ स्कीम्स देती रहती है। इसमें बता रखा है स्कीम्स एंड लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ बीन अप्रूव्ड एन अमाउंट ऑफ 75 करोड़ हैज़ बीन एम्बार्क्ड बाय द स्कीम फॉर द करंट ईयर। एंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमने पहले भी देखा था वो स्कीम भी आ जाएगी एक। और साथ ही साथ में स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प उसमें दी जा रही है, ठीक है। एक एमएसपी जो होता है, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की यहाँ पे काफ़ी बात चलेगी। तो मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ द माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी यहाँ पे बात चल रही है, और काफ़ी पहले से चलती आ रही है। तो ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे है, तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर ट्राइफेड की फिर दोबारा से यहाँ पे बात आ गई है। और एक वन धन जो योजना थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से देखना है। मल्टीपर्पज़ वन धन विकास केंद्र आज बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं। तो इन सभी वर्ड्स को, इन सभी स्कीम्स को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सभी जो पर्टिकुलर ये टर्मिनोलॉजीज हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं रूरल इंडिया के रिगार्डिंग, ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जो कि उनकी हेल्प कर रही है, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए और एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए। तो इन सभी के साथ आपको काफ़ी फेमिलियर रहना है और उनको आंसर राइटिंग में यूज में लेना है काइंड ऑफ, है ना, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह सब हैं उसको। तो यही सब यहाँ पे बताया गया है। अभी कुछ एक और बताया गया कि 2022-23 के बजट के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या अनाउंस किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये कौन सा? वेंचर कैपिटल फंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। ये क्या करेगा ये फंड? दिस स्कीम इज मीन टू, तो एक तरीके की स्कीम मान लो, फंड मान लो। तो स्कीम क्या है? वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो दिस स्कीम इज मीन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल्स हु आर ओरिएंटेड टुवर्ड द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे चल रही हैं। एंड फिर बाद में आगे क्या चल रहा है? एंड एन अमाउंट ऑफ द 50 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शनड इन द बजट फॉर दिस स्कीम। कौन सी स्कीम के लिए? ये VCFST की ही बात कर रहे हैं ये। तो ये पैसा वैसा भी इसमें दिया गया है काइंड ऑफ। एंड फिर आगे भी बात बताई गई है काफ़ी कुछ यहाँ पे। एंड इस तरह से ये NSTFDC को इंपॉर्टेंटली इसको आपको याद रखना है, और एक ट्राइफेड को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है टू फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ अक्रॉस द कंट्री बाई असिस्टिंग सेटिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज, है ना। एन MOU साइन किया गया है खादी एंड KVIC ने, है ना। किसके साथ? KVIC के साथ एक MOU साइन किया गया है, हैज़ बीन साइंड बाई NSTFDC। तो किसके लिए किया गया है? इसके अंदर क्या किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम वगैरह, इन सबको आपको अच्छे से देख लेना है होलिस्टिकली ना। अब देखते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट एसटीज को कैसे दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू एसटीज इंडिया में किस तरह से दिया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? हैज़ कंटिन्यूड इट्स एंडीवर ऑफ इंश्योरिंग ईज ऑफ एक्सेस। तो क्या होता है कि बैंकिंग का एक्सेस इनको आसानी से हो सके, जो ये सेक्शन है पूरा उसको, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता रहता है RBI वगैरह भी। और इसके अंदर बहुत सारा जैसे लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंडिंग्स के थ्रू, और आपको गांव में जाके अपनी ब्रांच खोलनी है, मोबाइल ATMs वगैरह, इन सभी चीज़ों के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि रूरल इंडिया और ट्राइबल पॉपुलेशन तक भी बैंकों के आउटरीच हो सके, उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके काइंड ऑफ। एंड माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको भी फाइनेंसिंग वगैरह हो सके। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है। जो शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग भी बताया गया है। NSTFDC RBI अलाउड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NSTFDC बार बार आ रहा है आपको पता है ना। RBI अलाउड ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू चार्ज इंटरेस्ट एट रेट्स एवन बिलो द बेस रेट। तो इनसे जो इनके रिगार्डिंग जो बेस रेट वगैरह है, इफ़ NSTFDC प्रोवाइड द रिफाइनेंस अंडर द इट्स स्कीम। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये रिफाइनेंस यदि करता है, जैसे नाबार्ड भी रिफाइनेंस करता है, वैसे यदि NSTFDC रिफाइनेंसिंग करता है अपनी स्कीम्स के अंदर, तो उनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाए बेस रेट से नीचे,
ये भी फैसिलिटेशन NSTFDC को दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इस तरह से फाइनेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। इसी तरह से 275 आर्टिकल क्लॉज जो 1 है, इसके बारे में बार बार बातें की जा रही है ना। और जो आपके यहाँ पे एक स्कीम है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम्स, है ना, SCA to TSS, इसमें 100% ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं सिंस 1977 to 78। दिस ग्रांट इज यूटिलाइज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ITDP, ITDA, MADA क्लस्टर्स एंड PVTGs। तो इन सभी के डेवलपमेंट के लिए इनको यूज में लिया जा रहा है। एंड देन बाद में कुछ अलोकेशंस वगैरह की बात यहाँ पे चल रही है कि कितना क्या अलोकेशन किया जा रहा है काइंड ऑफ। तो इस तरह से फाइनेंस को इंश्योर किया जाता है। कंक्लूजन फाइनली यही है कि बजट के अंदर भी जो अलोकेशन है वो बढ़ रहे हैं और उनको और बड़ा मतलब कि उनको और ऑप्टिममली यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। और कुल मिलाकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लिविंग पर कैपिटा इनकम वगैरह को सुनिश्चित करना, बेटर करने की रिक्वायरमेंट है। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है, स्किल्स है, मोटिवेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है काइंड ऑफ। और ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे सामने है वो हेमंत मेनन का है, जो कि ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, दोबारा बताया गया है कि देखो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो ट्राइबल की है वर्ल्ड वाइड वो इंडिया के अंदर है। और भी काफ़ी चीज़ें बताई गई कि लाइक पैलेलिथिक एज जो थी, अपर पैलेलिथिक एज टाइम से ही काफ़ी आर्ट एंड कल्चर्स के अंदर जो हमारी ट्राइब्स है वो इन्वॉल्व रही हैं। और जो लाइफ होता है उनका, लिविंग का वे होता है, काफ़ी अलग होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े दिए गए हैं जो कि इंट्रोडक्शन में आप यूज में ले सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, जो कि हमने देख चुका है हम कि 8.6% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन का ये है ST पॉपुलेशन जो है वो तो हमने देख लिया। साथ ही साथ में बताया गया है कि जो रूरल इंडिया है उसकी एंटायर पॉपुलेशन का 11.3% और अर्बन जो इंडिया है उसकी एंटायर पॉपुलेशन का 2.8% जो है वो शेयर है ST पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई द ट्राइबल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू मैनी डायमेंशंस ऑफ इंडियन एंशियंट कल्चर। इंडियन एंशियंट कल्चर की मैनी डायमेंशंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। लाइक यहाँ पे वर्डली पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्डली पेंटिंग्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फिर आगे बताया गया है कि जो मेजर एथनिसिटीज रही हैं एंड कल्चर्स कन्वर्ट्स टू एस्टेब्लिश व्हाट वी कुड आइडेंटिफाई एन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। तो जो इंडो आर्यंस थे एंड इंडस वैली फरब कल्चर एंड वगैरह वगैरह इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। हम हमारे लिए काम की चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर वर्ल्ड लेवल पे भी बताया गया कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे जो ट्राइब्स थी लाइक अल्तामीरा इन स्पेन काइंड ऑफ जो डिस्कवरीज हुई हैं 12 years बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्तामीरा इन स्कीम द लोकेशन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। द फर्स्ट नॉन रॉक डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी की गई है वो भीमबेटका के अंदर की गई है, जोगीमारा भीमबेटका, और मध्य प्रदेश के अंदर ये है, ठीक है। एक लखुदियार इन उत्तराखंड, ये नाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आ सकते हैं लखुदियार किस जगह पे है, मैचिंग द फॉलोइंग में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ओल्ड पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये आपको ये जगह का नाम याद रखना है, पूरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। तो यहाँ पे भीमबेटका एंड जोगीमार जो है वहाँ पे पेंटिंग्स मिली है मध्य प्रदेश के अंदर, लखुदियार में मिली है उत्तराखंड के अंदर। और ये है तिक्काकलकुट्टा इन कर्नाटका एंड कुप्पगल्लू कुप्पगल्लू इन तेलंगाना। नाम इनके थोड़े देख लेना, इनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह एंड ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पेंटिंग वगैरह की जाती हैं, ये सभी बातें बताई गई हैं। हम फोकस करते हैं ट्राइबल इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाद में बताया गया है कि किस तरह से IVC के अंदर इवोल्यूशन होता था पेंटिंग्स काइंड ऑफ, इन सब चीज़ों का इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है एक, है ना। उसके बाद में ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो यहाँ पे सारा बताया गया है पूरा कि किस तरह से इंडियन ट्राइब्स जो है कल्चर्स वगैरह जो मतलब हिस्टोरिकली भी रही है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेक्स अस अवेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। तो 5th शेड्यूल जो होता है वो बहुत हद तक हमें अवेयर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, है ना। और जो शेड्यूल ट्राइब्स रेफर टू द ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स किसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है। ST किसको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रेफर टू द ट्राइब डेट द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इन द इंडिया देयर आर 645 डिफरेंट ट्राइब्स, है ना। तो काफ़ी अलग अलग आंकड़े हैं, काफ़ी लोग 700 बताते हैं, 710 बताते हैं, 645, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े लिखे गए हैं। लोग नहीं बताते हैं, अलग अलग आंकड़े अलग अलग जगह लिखे गए हैं। तो यहाँ पे 645 के आसपास ही बताते हैं कि डिफरेंट ट्राइब्स हैं। और ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनमें से PVTG को आपको याद रखना है, 75 PVTG है। PVTG का मतलब ज़्यादा ही जो वल्नरेबल हैं वो, है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की खासियत है। और यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स इनकी डिफरेंट कल्चर्स है, काफ़ी इसमें कॉमनिटीज भी हैं, काफ़ी कॉमन भी है इन चीज़ें इनमें, और काफ़ी डिफरेंट भी है। तो काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी विविध है, ये सभी बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। और फिर बाद में बताया गया है कि 2011 का जब सेंसस होता है तो सेंसस के अंदर क्या आंकड़े निकल के आते हैं उसमें बाद में बताते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स के बारे में भी अभी नाम लेंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भील जो ट्राइब है ना, भील विद गोंड। तो अनट्रेंड आइज में कन्फ्यूज भील विद गोंड। तो गोंड और भील के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है यदि जो लोग ज़्यादा मतलब क्या है कन्फ्यूजन हो सकता है यदि अनट्रेंड आइज है। तो अनदर आर्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस बाय द गोंड ट्राइब्स अनदर मेजर ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। तो गोंड भी काफ़ी मेजर ट्राइबल ग्रुप है इंडिया के अंदर, ठीक है।
तो एज द पैटर्न यूज इन द बोथ आर्ट फॉर्म एंड द नियरली आइडेंटिकल, तो उनके आर्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वर्ली पेंटिंग की बात की गई है। वर्ली पेंटिंग इज यट अनदर पॉपुलर ट्राइबल फॉर्म, तो ये भी एक ट्राइबल पेंटिंग है जो वर्ली पेंटिंग है, तो काफ़ी पॉपुलर ट्राइबल फॉर्म है। वर्ली इज ए ट्रेडिशनल महाराष्ट्र आर्ट, तो याद रखना है आपको, वर्ली जो है ट्रेडिशनल महाराष्ट्र की आर्ट है, जो कि कहीं ना कहीं पे इसका ओरिजिन आप 10th सेंचुरी एडी के वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि यहाँ पे शेप्स होती हैं लाइक सर्कुलर, ट्राइंगल एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड कुछ और भी कीवर्ड्स यहाँ पे यूज में लिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया, तो इतना ज़्यादा हमको डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ आधा होम होता है एंशियंट फोक आर्ट ट्रेडिशंस नॉन एज धोकरा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, धोकरा। धोकरा याद रखना, धोकरा वर्ड का मतलब क्या है। ईस्टर्न इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स है लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आर होम टू एंशियंट फोक। तो ये फोक आर्ट है एक तरह से ढोकरा जो है। ढोकरा क्राफ्ट क्या होता है? ढोकरा क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक के थ्रू ढोकरा एक तरह से यूज में बनाया जाता है, क्राफ्ट जो होता है। तो ढोकरा थोड़ा सा आप देख लेना, इनके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और भी कुछ वर्ड्स बताए गए हैं काइंड ऑफ, है ना। उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखते हैं, एक लॉन्ग पी पॉटरी है, एक थुल करके है। ये सभी पॉटरी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, एंड थुल जो है, इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, क्राफ्टिंग जो है। तो 2010 के अंदर यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया कालबेलिया। कालबेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया ऑन द रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको कालबेलिया को डाला गया है, तो देख लो इसको अच्छे से। पीस आए कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेस्टिवल थ्रू डांस इन एवरी पीस ऑफ द विजुअल आर्ट डिस्कस। लेट्स टेक ए लुक एट सम ट्राइबल डांस फॉर्म्स। तो कुछ ट्राइबल डांस फॉर्म्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे एक कालबेलिया डांस फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको 2010 में यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया है कालबेलिया को, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज है उसके अंदर इंक्लूड किया है। इसमें होता क्या है, वुमेन इन फ्लोइंग ब्लैक स्कर्ट्स डांस एंड स्विल मिमिकिंग करती हैं, सरपेंट मूवमेंट्स वगैरह होते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी गई है। वाइल मैन जो इसको कंपनी देता है वो क्या करता है, ऑन द खंजरी इंस्ट्रूमेंट एंड पुंगी। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इनको देख लेना है। रॉफ जो है एक तरह से धूमल डांस, देखो रॉफ को भी देख लेना, कश्मीर से एसोसिएटेड है जब हम डांस की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, ट्राइबल डांस वगैरह की जब हम बात कर रहे हैं तो इन सब की बात की गई है। अब होजागिरी है, तो होजागिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देख रहे हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आप अपने आंसर राइटिंग में यूज में ले सकते हो, उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो होजागिरी जो पॉपुलर ट्राइबल डांस, होजागिरी जो है पॉपुलर ट्राइबल डांस है इन इंडिया, परफॉर्म्ड बाय रियांग कम्युनिटी इन त्रिपुरा स्टेट। तो रियांग कम्युनिटी इन त्रिपुरा स्टेट को आपको याद रखना है। दादा नागर हवेली के यहाँ पे क्या है, द कोकना ट्राइबल्स मैन परफॉर्म द भवदा ट्राइबल डांस। तो ये देख लेना है, और ये सभी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। मुदियत्तम जो है इज ए टाइप ऑफ द ट्राइबल डांस दैट इज फ्रिक्वेंटली परफॉर्म वुमेन इन केरला। तो ध्यान रखना है। कर्नाटका का दोल्लू कुनिथा इज ए ड्रम डांस परफॉर्मेंस। तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना। तो डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस को हमने देख लिया है। बाद में बताया गया है भीम जो है गोंड सेक्ट इन छत्तीसगढ़ आर एग्जाम्पल प्ले लार्ज सिंगल हेडेड ड्रम्स टू पेटिशन देयर गॉड भीम एंड थर्ड ऑफ द पांडवाज फॉर रेन। ठीक है, एंड गॉड भीम द थर्ड ऑफ द पांडवाज। ओके। तो इसमें बताया गया है कि मतलब कि कुछ ड्रम वगैरह बजा के, लार्ज सिंगल हेडेड ड्रम्स वगैरह बजा के पेटिशन करते हैं भीम से, जो कि थर्ड थे पांडव में, बारिश के रिगार्डिंग काइंड ऑफ। कौन से? ये गोंड ट्राइब के बारे में बताया गया है यहाँ पे। भीमाज एक गोंड सेक्शन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, तो ये देख लेना थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलेंगे, और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है कश्यप जी के द्वारा। तो डॉक्टर तप्ती बरोहा कश्यप, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चेंजिंग लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसे बदल रही है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कश्यप जी का ये आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि एथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली एंड एथनिकली काफ़ी डाइवर्स है जो ये रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया का वो, और एशिया के अंदर काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पे एथेनिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली काफ़ी डाइवर्स है। साथ ही साथ में बताते हैं कि प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है, जो कि लाई गई है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्प कर रही है इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, उनकी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है, और ये फ्लैगशिप एक जो स्कीम है, प्रोग्राम जो है, कब लॉन्च किया गया, कब अनवील किया गया ये। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अनवील किया है 14 अप्रैल 2018 को। तो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम इसको हो गया है, और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर आए हैं, उनका वे ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक
इम्प्रूव हो रहा है और सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी इसकी वजह से काफ़ी हद तक इंश्योर हो रहा है। वहीं पे ट्राइफेड के रिगार्डिंग भी उन्होंने बताया है कि ट्राइफेड जो होता है, जो कि मिनिस्ट्री मोटा के अंदर आ रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग, डिजाइन एंड पाइवोटिंग करने में PMVDY अक्रॉस दी कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही साथ में यहाँ पे जो है वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स जो है वो भी खोले गए हैं। कम्युनिटी ओन्ड है ये, इसको कम्युनिटी ही ऑन कर रही है और ये सेटअप किए गए हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, है ना, स्पेसिफिकली। एंड बताते हैं कि ईच जो क्लस्टर है वो 15 ट्राइबल जो SSGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको रखता है अपने अंदर। और साथ ही साथ में बताया है वाइल द लेटर कंप्राइजिंग अप टू 20 ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स एंड आर्टिसंस वगैरह की बात की गई है। और दिस वे ईच क्लस्टर कवर द 300 बेनिफिशरीज, तो 300 बेनिफिशरीज एक क्लस्टर से कवर हो जाते हैं, इसमें बताया गया है। और जो पूरा इसका फंडिंग है 100% फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 100% फंड्स थ्रू ट्राइफेड के थ्रू प्रोवाइड करती है। एंड ईच क्लस्टर प्रोवाइड्स RS15 लाख टू कंडक्ट इट्स एक्टिविटीज़। सभी क्लस्टर्स को, है ना, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं हर क्लस्टर को एक तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक स्कीम है। 2011 का सेंसस बताता है कि एक 135 रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब्स हैं एंड 250 जो है इस रीजन के अंदर एथनिक कम्युनिटीज़ हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है असम के अंदर 7 स्टेट्स ऑफ द रीजन इज ऑल्सो वेरी हाई। क्या परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 68% है, असम में 12.4%, मणिपुर में 40.9%, मेघालय में 86.1% एंड मिजोरम की बात करें तो 94.4%। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, हम देख सकते हैं। अब स्पेसिफिकली हर एक स्टेट के रिगार्डिंग बात की गई है और यहाँ पे बताया गया कि असम के अंदर जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 3 एजेंसीज़ के द्वारा, भाई 3 एजेंसीज है ना। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है डिफरेंट एजेंसीज़ के बारे में, है ना, तो उसको आपको देख लेना है थोड़ा सा। इसी तरह से और भी यहाँ पे बातें की गई है आगे जाके। तो बाद में बताया गया है कि माइनस फर्स्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली उनको एड वैल्यू उनमें किया जाता है और जो उसके थ्रू उसको ऐड वैल्यू करके और काफ़ी हद तक आगे मार्केट में ले जाया जाता है। और असम के अंदर बताया जाता है कि जैसे हनी हो गया, ब्लैक राइस हो गया, जोहा जो कि एरोमेटिक राइस है, ठीक है, और बोरा, इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें हैं एक तरह से। तो हनी, ब्लैक राइस, जोहा जो कि एरोमेटिक राइस है, एंड बोरा स्टिकी राइस है। ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूरी एंड चिरा टाइम काइंड ऑफ राइस की वहाँ पे बात की गई है। और साथ ही साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लाइक ऑर्गेनिक ग्रीन टी, ग्रीन ऑर्गेनिक टी, टर्मरिक पाउडर, बे लीफ पाउडर काइंड ऑफ, ये सभी चीज़ें वहाँ पे है जो कि वहाँ पे उगाई जा रही है और वहाँ पे इसको यूज में लिया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री वन धन योजना के थ्रू काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को। वैसे मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे 200 VDVKS है जिसकी रिगार्डिंग हमने पहले बात की थी और काफ़ी सारे हेल्प ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बेनिफिशरीज हैं। स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है ना, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है ना, उखरूल, नौनी, ठीक है, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई है और वहाँ पे काफ़ी हद तक इनका पेनिट्रेशन है VDVKS का और काफ़ी हद तक वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही है काइंड ऑफ, ये बताया गया है। और चैम्पियन स्टेट करके कुछ एक अवार्ड वगैरह काइंड ऑफ चीज़ भी यहाँ पे दी गई है, इसको भी थोड़ा देख लेना है आपको, चैम्पियन स्टेट काइंड ऑफ क्या है ये। और फिर मिजोरम के बारे में यहाँ बताया गया है। मिजोरम के रिगार्डिंग बम्बू सूट एंड वेरियस काइंड्स ऑफ द एडिबल फ्रूट्स लाइक टर्मेरिक, आंवला, बे लीफ, जिंजर, हनी, चिली, एलोवेरा काइंड ऑफ, ये सभी चीज़ इसके अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, दूधा एंड MARCOFED, ठीक है, तो इनको थोड़ा देख लेना है। नागालैंड स्टेट की रिगार्डिंग यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग बात की गई है, इनकी फुल फॉर्म देख लेना है, डायरेक्टरेट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट एरियाज एंड नागालैंड स्टेट कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, ये है। ये भी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं और नागालैंड में बी कीपिंग वगैरह, हनी मिशन वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक बताया गया है, इसमें शतावरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, नट ग्रास की बात की गई है, ओएस्टर मशरूम की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उगाई जा रही है, इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है और काफ़ी हद तक इनका ऐड वैल्यू करके इनको सेल किया जा रहा है। VD और VKC जो है यहाँ पे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प हो रही है। त्रिपुरा के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात बताई गई है। तो वन धन योजना ब्रिंगिंग स्माइल्स, तो वन धन योजना के रिगार्डिंग बताया गया कि काफ़ी लोगों के अंदर स्माइल्स लेके आ रही है, उनको लाइवलीहुड मिल रहा है और काफ़ी हद तक वो फ्लरिश कर रहे हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल को अपना पा रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है और स्वीपिंग सक्सेस मिली है इस पूरी योजना को, उसके रिगार्डिंग काफ़ी होलिस्टिकली यहाँ पे बताया गया है। तो वन धन योजना जो है, प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है पूरा और ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है इसके रिगार्डिंग। फिर ऐसे ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इन सभी स्टेट्स की बात हुई है। तो यही सब कुछ इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर ऊपर चलते हैं जो कि लिखा गया है एक तरह से राम राव, ठीक है, राम राव मुंधे एंड डॉक्टर मुनि राजू और SB जो भी है इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आर्टिकल हम देख लेते हैं। लाइवलीहुड
जो अपॉर्चुनिटीज़ है ट्राइब्स के लिए उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो अगेन एंड अगेन बार बार बताया जाता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, कितना शेयर है, क्या है, काइंड ऑफ है ना, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती है अगेन एंड अगेन, है ना। और कितनी कितनी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट्स के अंदर है, लाइक बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें 14.69% पॉपुलेशन जो है, आपको बताया सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो 14.69% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र में इतनी है, राजस्थान को देखेगा तो इतनी है। तो काइंड ऑफ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ना। यहाँ पे पीवीटीजीज के रिगार्डिंग भी बात की गई है, और पीवीटीजीज के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बात कर दी है कि 75 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे साथ ही साथ में एक जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में भी बात की गई है, जहाँ से कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे। और आगे यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या स्टेटस था और उसके बाद में क्या स्टेटस रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्री इंडिपेंडेंट जो इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो ट्राइबल एरियाज था और जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था, काइंड ऑफ पूरी यहाँ पे बात हम देखेंगे, थोड़ा जानेंगे इसको। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ है वो जो जमींदारी सिस्टम था ब्रिटिशर्स ने जो 1793 में स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस के टाइम पे, वहीं से इसको ट्रैक किया जा सकता है। और वहाँ पे ये पूरी बातें बताई गई थी। 1927 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, इसको भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, विच प्रोवाइडेड दैट एनी फॉरेस्ट एरिया और जो वेस्ट लैंड है दैट वाज नॉट प्राइवेट ऑन्ड कुड बी मार्केट एज रिजर्व एरिया। इसे रिजर्व एरिया बताया जा सकता है, मार्क किया जा सकता है। नो पर्टिकुलर सिस्टम और सेटलमेंट राइट्स वर फॉर्मुलेटेड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें रही। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करते हैं तो हमने पंसिल पॉलिसी को अपनाया 1952 के अंदर। हैज़ प्रोवाइडेड 5 प्रिंसिपल्स फॉर द गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के लिए 5 प्रिंसिपल्स आए। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या थे? पंसिल के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? ट्राइबल जो होंगे, ट्राइबल शुड बी अलाउड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ऑन जीनियस, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करने का मौका मिलेगा। इस पंचशील की पॉलिसी में सेकंड जो पॉइंट था वो था राइट ऑफ ट्राइबल्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट किया जाएगा राइट्स को, जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स को लैंड में एंड फॉरेस्ट में। ट्राइबल टीम्स शुड बी ट्रेन टू अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट विदाउट टू मैनी आउटसाइडर बीइंग इंडक्टेड। ज़्यादा आउटसाइडर्स को वहाँ पे लाया नहीं जाएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन विदाउट डिस्टर्बिंग ट्राइबल सोशल एंड कल्चर इंस्टीट्यूशंस को बिना डिस्टर्ब किए गया और ट्राइबल डेवलपमेंट किया जाएगा। द इंडेक्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट द मनी स्पेंट। काइंड ऑफ ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी बाद में, फ्रीडम मिलने के बाद में। आर्टिकल 275 के बारे में हमने पहले भी बात कर दी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्कीम को दोबारा बताया जाएगा। 5 ईयर प्लान्स के अंदर किस तरह से चीज़ें हुई हैं उनके बारे में दोबारा से बात की जाएगी, तो इसको हमको जानने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। डिफरेंट फाइनल जो 5 ईयर प्लान्स रहे उसमें कौन कौन सी स्कीम्स चली, क्या क्या आया, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें से हम एक इंपॉर्टेंट LAMPS जो वर्ड है उसको देख लेते हैं। ये है क्या? लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़। तो लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ होती क्या है? तो लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज LAMPS ये होती क्या है? इन ट्राइबल एरियाज वर स्ट्रेंथन थ्रू द ब्रॉडनिंग ऑफ द पॉपुलर बेस इन द ब्रॉड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज टू मेक देम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन सेल एंड मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोड्यूस। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात आई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो है ITBP जो प्रोजेक्ट है, ITDP सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इन सब चीज़ों को देख लेना है। आगे यहाँ पे बताया गया है लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर्पजेज। तो ट्राइबल्स के बाद में जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए जो एक्चुअली में क्रेडिट नहीं हुआ करता था, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है? तो लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर्पजेज हैज़ इनकी डिपेंडेंसी और शेड्यूल ट्राइब्स और मनी लेंडर्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो काफ़ी हद तक फाइनेंसिंग को इंश्योर कर दिया गया है और काफ़ी हद तक हमने उसके रिगार्डिंग बात भी कर ली थी, जिसमें कि किस किस चीज़ की बात चल रही है यहाँ पे। NSTFDC की तो हमने बात ही कर दी थी, STFDC की भी हमने बात कर दी थी। और साथ ही साथ में यहाँ पे और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स बताए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं? सम ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स है दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अमंग द ट्राइबल्स एंड मेंशन बिलो। तो मेंशन फॉलोज, तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड द मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, है ना। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे मिल रहा है, एंड ट्राइफेड वगैरह की बात की गई है। MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे डिसाइड की जाएगी, एड वैल्यू कैसे बनेगी, चैन कैसे बनेगी पूरी डेवलपमेंट की, वो बताया गया है। फिर वंधन विकास योजना VDVK जिसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है, उसके बारे में यहाँ दोबारा से बताया गया है। ऐसे ही फिर NSTFDC एंड STFDCs है ना, तो इन सभी की बात यहाँ पे की गई है। और ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जिनके बारे में हमने पहले भी देख लिया था। आदिवासी महिला, है ना, जो योजना थी ये, तो इसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली थी। सशस्त्रीकरण, है ना, तो एक तरह से ये योजना है। तो इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी देख ली है, उन्हीं की बात की है। तो ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए रह नहीं जाता है, क्योंकि हमने पहले सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनको बार बार आपको याद रखना है। लाइक है ना ASRY जो कि आदिवासी शिक्षा ऋण योजना है,
ठीक है। और उसी के साथ में यहाँ पे जो एक स्कीम थी ये AMSY आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना करके है जो, इन सभी को आप अपने एग्जाम्पल्स अपने जो आंसर्स के अंदर साइट कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कर सकते हो, ट्राइबल एम्पावरमेंट के अंदर कर सकते हो, रूरल एम्पावरमेंट की उसके अंदर कर सकते हो काइंड ऑफ, जिनके जो स्कीम्स हैं उनको आपको स्पेसिफिकली नोट डाउन करके रखना है काइंड ऑफ, है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी जो हमारे सामने जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें बताया गया है एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स। तो एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स में EMRS तो आएगा ही बार बार, है ना, और क्या क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है EMRS, उसकी बात तो चलेगी ही, ठीक है। तो राशि शर्मा और पूर्वी पटनायक के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है कि इक्विटेबल एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी लेवल पे सभी को, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग, तो ये कोऑर्डिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आर्टिकल 342 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो मतलब इसमें दोबारा से वही फिगर्स बताए गए हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो 705 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि 705 के आसपास जो हमारी पूरी शेड्यूल ट्राइब्स है उसमें लिटरेसी रेट वगैरह को हमने पहले भी देख लिया था। और लिटरेसी रेट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स टू 9.60% एज कम्पेयर टू 52.21% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो 1991 के अंदर ये था रेशो, है ना, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनकी जो लिटरेसी रेट थी 29.60 थी, जबकि जो जनरल पॉपुलेशन थी उसकी 52.21 थी। बाद में इसमें काफ़ी अच्छा एक जंप देखने को मिला है, जिसको आप देख सकते हो फिगर्स के अंदर, और काफ़ी इंप्रूव हुई है लिटरेसी बाद में जाके ट्राइबल पॉपुलेशन में भी और ओवरऑल भी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि जीनेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड देयर फोकस ऑन ट्राइबल एजुकेशन। तो जीनेसिस किस तरह से हुआ है एजुकेशन पॉलिसीज का और उनका फोकस किस तरह से ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि 1948 के अंदर चेयरमैनशिप थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उनकी अध्यक्षता में, उन्हीं की चेयरमैनशिप में एक तरह से क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो इसको भी आपको थोड़ा देख लेना है, आ सकता है काम का है। 1952 के अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए, ठीक है, लक्ष्मण स्वामी, तो इनके चेयरमैनशिप के अंदर लक्ष्मणा स्वामी के अंदर लक्ष्मणा स्वामी मुदालियार, इनके अंदर फिर क्या होता है, कमीशन फॉर ट्राइबल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन को फॉर्मेशन का किया गया। बाद में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UN देबर, तो देबर जो है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम शेड्यूल ट्राइब्स की जो है उसके बारे में बात की गई। तो डिफरेंट बातें यहाँ पे की गई है ना। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, कमीशन ने 1961 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है एंड दिस वाज फॉलोड बाय अडॉप्शन ऑफ ए न्यू ट्राइबल सब प्लान। तो न्यू ट्राइबल सब प्लान स्टार्ट किया जाता है। कमीशन रिकमेंडेड एजुकेटिंग द ट्राइब्स बाय यूजिंग द वर्नाकुलर लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द सपोर्ट ऑफ द ट्रेंड टीचर्स फॉर द ट्रायल कम्युनिटीज इन द नियर बाई प्लेसेज वगैरह। या फिर बाद में भी देखा जाता है आगे जाके कि कोठारी कमीशन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें चल रही है, एजुकेशन बैकवर्डनेस फिर भी रहती है, दूर नहीं हो पाती है, ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के, स्कूल में वो नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बाद में सब्सिक्वेंटली कोठारी कमीशन ऑल्सो सपोर्टेड द रिकमेंडेशन एंड सजेशंस ऑफ द देवर कमीशन। बाद में कोठारी कमीशन जो आता है वो भी देवर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थे उनको सपोर्ट करता है बाई एडिंग नोट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नीड फॉर प्रमोटिंग parental education among the tribal population and also gave suggestions to take immediate action on the early childhood learning of tribal children in next 5 years। ठीक है, तो ये सभी रही। अब इसमें देखो टाइमलाइन में आपको याद रखनी है, देवर कमीशन रिपोर्ट 1961 की है और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 1966 की है। तो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। बाद में सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है, तो अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP आया है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP वाज फॉर्मुलेटेड 1986 के अंदर फॉर्मुलेट किया जाता है। और इसमें विजन क्या रहता है, टू रिमूव डिस्पैरिटीज इनइक्वलिटीज एंड ब्रिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये इसका पर्पज रहता है। ठीक है, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बताया गया है कि स्टार्टिंग मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट की जाती है आश्रम्स वगैरह एंड ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह के लिए। और 1990 में मई के अंदर कमेटी अंडर द आचार्य रामामूर्ति वाज सेटअप टू रिव्यू NP को रिव्यू करने के लिए पूरी मतलब कमेटी एक तरह से सेटअप की जाती है। अब हम देखते हैं वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑन एजुकेशन। तो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स एंड स्कीम जो चल रही है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो RTE की बात करते हैं हम। द RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2002 के अंदर मार्केटेड बात 2002 के अंदर पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। बात किसके थ्रू, 86 अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 21A जो है वो लाया गया, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई। और फिर बाद में एक एक्ट भी बना दिया गया 2009 के अंदर, चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 के अंदर, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने को इंश्योर करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं समग्र जो शिक्षा स्कीम है वो क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करता है इस स्कीम को। एंड
इफेक्टिव फ्रॉम 2018-19 से है। ब्रिजिंग द जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स जो है उनको इनको सबको दूर करना, एस सी को इंक्लूसिव करना, ये सभी समग्र शिक्षा जो अभियान है इसके प्लान है। और समग्र शिक्षा दे जे प्रोविजन ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBVS का प्रोविजन भी यहाँ पे किया गया है। तो KGBVS है क्या? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आर रेजिडेंशियल स्कूल फ्रॉम, ये जो है 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं लाइक SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए ये है पूरी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा, है ना। अब इतने सारे है ना, अभी बताते हैं कि फॉर 986 KGBV फंक्शनिंग इन कंट्री विद एन एनरोलमेंट ऑफ 6.69 लाख गर्ल्स, तो काफ़ी ज़्यादा है। प्रेफरेंस आर गिवन टू द एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में LW, यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह दिए जाते हैं, और 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है उसके अंदर, ठीक है। तो ये केंद्रीय विद्यालय का भी प्रोविजन है, और केंद्रीय विद्यालय में भी शेड्यूल टाइप्स को काफ़ी हद तक रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स काइंड ऑफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है कौन सी स्कीम्स और एजुकेशन की फील्ड में इंप्लीमेंट कर रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की यहाँ पे बात की गई है। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंटर सेक्टर एक स्कीम है, नेशनल है ना मीन्स कम मेरिट जो स्कॉलरशिप स्कीम, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अब आगे बढ़ते हैं हम और EMRS की बात करते हैं। तो जैसे कि EMRS को हम पहले भी देख चुके हैं कि 2018-19 के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डेट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर ऑन एनरोलमेंट एनवायरमेंट। EMRS स्कूल विल बी एस्टेब्लिश इन एवरी ब्लॉक हैविंग मोर देन 50% पॉपुलेशन, और 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी काइंड ऑफ, सभी जगह पे EMRS स्कूल बनाई जाएंगी। और 17 जनवरी 2018 को फॉर एस्टेब्लिशिंग फॉर 52 न्यू स्कूल्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। द EMRS जो वर टू बी एट पर द नवोदय विद्यालय विद स्पेसिफिक फैसिलिटीज फॉर प्रिजर्विंग लोकल आर्ट एंड कल्चर एंड बिसाइड प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने की यहाँ पे बात की गई है। उसी के साथ में और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि मोटा चला रहा है, मोटा जो मिनिस्ट्री है वो चला रही है प्रोग्राम, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ STs के लिए यहाँ पे चीज़ें चल रही है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप चल रही है, और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, और डिफरेंट स्कॉलरशिप चलाई जा रही हैं। तो इन सभी को आपको देख के रखना है। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी चल रहा है काइंड ऑफ, है ना। मेजर चैलेंज फॉर ट्राइबल एजुकेशन के अंदर मेजर चैलेंज क्या है हम देख लेते हैं, है ना। लैक ऑफ एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल। तो देखो जनरली स्कूल जो होते हैं, ट्राइब जो रहती है रूरल एरिया में रहती हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहती हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो फिजिबल तो है, लेकिन काफ़ी हद तक क्योंकि जो है टीचर्स भी वहाँ पे जाके पढ़ाना नहीं चाहते हैं काइंड ऑफ, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो रहती है, ठीक है। और क्या चैलेंज होता है, जो लर्निंग की लेवल है चिल्ड्रंस की वो काफ़ी कम है, और काफ़ी सारे सर्वेज में पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी पुअर सिचुएशन है बच्चों की। तो इस वजह से भी वहाँ पे इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करना काफ़ी टफ हो जाता है। मीडियम इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट किया जाए और किस तरह से उसको हैंडल किया जाए काइंड ऑफ, ठीक है, और उनको किस तरह से इंगेज किया जाए सभी बच्चों को, वो पूरा इशू रहता है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग हैज़ ह्यूज बेनिफिट्स। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है यदि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग के अंदर दिया जाए तो। दिस हैज़ बिन वेल रिट्रेटेड बाय द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, पत्रनायक 1981 और वगैरह 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 इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें बातें यहाँ पे चल रही है। अकॉर्डिंग टू केलकर 1994 ऑन लैंग्वेज लर्निंग हैज़ बी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन अदर लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। लाइट ब्राउन एंड स्पाइडर 2013 में हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूड एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स सब्सटेंशियली टू सक्सेस एक्विजिशन ऑफ द स्कूल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बताया गया है द स्ट्रगल बिटवीन द मदर टंग एंड द डोमिनेंट लैंग्वेज इन क्लासरूम लेवल्स, द एस्पायरिंग लर्नर फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स बिहाइंड इन लर्निंग, है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी है, स्ट्रगल जो होता है टंग के बीच में, मदर टंग के बीच में और डोमिनेंट लैंग्वेज के बीच में क्लासरूम के अंदर। लीव्स द एस्पायरिंग लर्नर्स फ्रॉम द शेड्यूल एरियाज बिहाइंड द लर्निंग। तो इसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ द टीचर्स एंड, तो लैंग्वेज क्योंकि जो लीडिंग लैंग्वेज होती है वो कुछ अलग होती है काफ़ी बार, है ना, और मदर टंग अलग होती है, डोमिनेंट जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो जो लर्नर्स है उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से भी। लैक ऑफ टीचर एंड अप्रोप्रिएट पैडागोगी। तो ये भी हमको बताया कि लैक ऑफ टीचर्स क्यों है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट भी कम है, और साथ ही साथ में काफ़ी बार टीचर वहाँ पर जाके पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, और अप्रोप्रिएट जो पैडागोगी है वो भी नहीं है काइंड ऑफ। तो ये सभी सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 की आ चुकी है, और ये वे फॉरवर्ड के अंदर लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक ब्रिज करने की कोशिश कर रही है। सोशल कैटेगरी जो गैप्स रह गए हैं उनको NEP 2020 से हम काफ़ी पॉजिटिव हैं, हम सोच रहे हैं इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। NEP 2020 स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड टू इंश्योर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन एंड हैज़ गिवन ए नेशनल पर्सपेक्टिव टू एजुकेशन ऑफ ट्राइबल्स। तो NEP 2020 में बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की गई है, और स्पेशल एजुकेशन जोन्स वगैरह की भी बात की गई है, तो वो सभी यहाँ पे बात बताई गई है। तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
और इसी के साथ ये वाला आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, ठीक है, जो कि सुयश यादव जी द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर सुयश यादव जी, जो बताते हैं टूरिज्म पोटेंशियल इन ट्राइबल रीजन्स। ट्राइबल रीजन्स के अंदर टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है उसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे जानेंगे उसको। तो इस आर्टिकल में यादव जी बताते हैं, सुयश यादव जी जो हैं, कि काफ़ी पोटेंशियल है टूरिज्म का हमारे गाँवों के अंदर, एंड स्पेसिफिकली ट्राइबल जो सर्किट्स, ट्राइबल जो एरियाज हैं उनके अंदर। बट जब हम उसको यूज में लेने के लिए जाएँ तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इंटैक्ट रहे कल्चर उनकी, और उसके अंदर ज़्यादा इंट्रूजन ना हो और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक पूरी तरह से हम बैलेंस अप्रोच के साथ टूरिज्म को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और टूरिज्म पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी बताते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमारे यहाँ पे नहीं लग पाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिटी है वहाँ पे, तो अप्रोच भी अलग अलग होनी चाहिए। और ट्राइबल टूरिज्म डेवलपमेंट पैन इंडिया के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अप्रोच बनाते हुए और एक तरह से टूरिज्म पोटेंशियल को यूज में लिया जा सकता है। तो अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स वापस से रिपीट किए गए हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो हाईलाइट करता है किस चीज़ को, द की रोल ऑफ द इंडिजिनियस पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एरियाज एंड स्पीसीज ऑन देयर लैंड। तो कितना बड़ा वाइटल रोल है इंडिजिनियस जो लोग हैं उनका नेचर को सुरक्षित रखने के अंदर। तो उसके बारे में वो बात करता है यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है। तो द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन वेयर एज द वर्ल्ड ट्राइब हैज ऑल्सो सोशियो कल्चरल कॉनोटेशन। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है, हम देख लेते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट 80% ऑफ द एसटीज वर्क्स इन द प्राइमरी सेक्टर। मध्य प्रदेश के अंदर बताया जाता है कि टॉप्स ऑफ ऑल स्टेट्स 14.7% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन इन द कंट्री। दोबारा वही आंकड़े बताए गए हैं और बताया गया कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इज फाउंड इन ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है, नंबर ऑफ कम्युनिटी जो है वो ओडिशा में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। पीवीटीज की बात की गई, 75 पीवीटीज की अगेन ये बात करते हैं, ठीक है। वन साइज फिट अप्रोच नहीं लग पाएगी पैन इंडिया के अंदर, तो आपको थोड़ा फ्रेम करना पड़ेगा पूरा पॉलिसी को, टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करना है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ट्राइबल जो टूरिज्म है इन इंडिया, उसके बारे में देखते हैं, उसका क्या स्कोप है। तो बताते हैं जनरली कि यहाँ पे कि 90 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड अकाउंटिंग 6.2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, देयर इज ए 476 मिलियन इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन 90 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिजिनियस लोग हैं वो रह रहे हैं 90 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और बताते हैं 6.2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को ये शेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक है ना वर्ल्ड ट्राइबल डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को, इसको आपको याद रखना है एवरी ईयर। एंड November 15 हैज बीन डिक्लेयर एज द नेशनल ट्राइबल प्राइड डे। नेशनल ट्राइबल प्राइड डे है 15 जो नवंबर है, और 9 अगस्त को हम एक तरह से वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो बताया गया कि देखो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो प्रैक्टिस है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या है सिनेरियो, उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ पॉपुलर इन द कंट्रीज लाइक, है ना, कौन सी चीज़ें, है ना, कौन सा कंसेप्ट अभी देखते हैं। ट्राइबल टूरिज्म रेफर टू ए फॉर्म ऑफ ट्रैवल इन विच ट्राइब्स अलाउज टूरिस्ट टू एक्सपीरियंस ऑथेंटिक इंडिजिनियस लाइफ, लाइक ट्राइबल हैबिटेट लोगों को जानने को मिलता है, ट्राइबल उसमें सपोर्ट करती हैं, ट्राइब्स उसमें वहाँ की हेरिटेज, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट कल्चर वगैरह सबको जानते हैं। बाई फॉलोइंग द टूरिस्ट टू विजिट देयर विलेज फॉर देम टू बी एक्सपोज टू कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। इन इंडिया दिस कंसेप्ट इज जो अपनी प्रारंभिक स्टेज के ऊपर है, और कंट्री जैसे इथोपिया, केन्या, अफ्रीका, इक्वेडोर, है ना, केन्या इन अफ्रीका, जो इथोपिया और केन्या इन अफ्रीका है, इक्वेडोर हो गया फिर बाद में, है ना, पेरू, ब्राज़ील वगैरह साउथ अमेरिका के अंदर जो कंट्री है, ये काफ़ी हद तक इन सभी चीज़ों को, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को है जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये चल रहा है पूरा, कम्युनिटी बेस्ड जो टूरिज्म वगैरह है पूरा वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक वाइडली स्वीकार किया गया एक पर्सपेक्टिव है इज़ दैट एथनिक टूरिज्म हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। तो एथनिक टूरिज्म के काफ़ी सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, इस बात को स्वीकार किया गया है। और स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ऑफ MOT, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा ये आई थिंक, है ना, उनकी जो स्वदेश दर्शन स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इन्होंने अपना क्या किया, एक तो इनॉग्रेट किया है डेवलपमेंट ट्राइबल सर्किट इन छत्तीसगढ़ इम्प्लीमेंटेड अंदर स्वदेश दर्शन जो स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है इसके बारे में ना। उसके बाद में बताया गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की गई है। SWOT एक मॉडल है, क्या है SWOT, एन इनिशिएटिव टुवर्ड द आत्मनिर्भर भारत। द SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालाइज ऑफ द रूरल टूरिज्म इन इंडिया मेंशन, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये सारी बातें बताई गई हैं। हम फिर कुछ देख लेते हैं हम। ट्राइबल टूरिज्म एंड म्यूजियम डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो थारू ट्राइब के रिगार्डिंग यहाँ ध्यान रखना है आपको। थारू एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। थारू ट्राइबल कम्युनिटी लिव्स इन द तराई फुटहिल्स इन द हिमालय लोलैंड्स के अंदर ये रहती है।
तराई एरिया इज क्वाइट फर्टाइल है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक नेपाल बॉर्डर के आसपास जो आती है वहाँ पे ट्राइब रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, तो थारू ट्राइब को याद रखना है आपको। थारूज आर रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। थारूज थारू पीपल वर्शिप मेनली देयर ट्राइबल गॉडेस अर्थ विच दे रेफर एज भूमसेन। ठीक है, तो ये भूमसेन इन देयर लैंग्वेज के रूप में उनको लेते हैं, ये है ना। ऐसे डिफरेंट ट्राइब्स की यहाँ पे भी बात की गई है। और भी थारू ट्राइब जो होती है वो राइस, व्हीट, मस्टर्ड, कॉर्न, लेंटिल्स वगैरह उगाती है, और वो थारवेड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वर्शिपर होते हैं लॉर्ड शिवा के, एंड दे वर्शिप ऑफ द थारवेड़ा बुद्धिज्म ऑल्सो। ठीक है, तो दे वर्शिप लॉर्ड शिवा एज महादेव एंड दे आर वर्शिपर्स ऑफ थारवेड़ा बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये सभी बातें फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं, और फार्मर्स होते हैं इस टाइप के अंदर। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइब्स की बात की गई है। ठीक है, और फिर डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ पे क्या क्या बातें हैं, पिलबित वगैरह जो रीजन है, लाइक इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो 10 जो परसेंटेज शेयर ऑफ द टॉप 10 यूटीज इन डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट, तो ये डोमेस्टिक टूरिज्म के विजिट के अंदर किस तरह से इनका शेयर है, रिगार्डिंग इन सब चीज़ों की बात बताई गई है। और कंक्लूजन के अंदर ये बताया गया है कि कुल मिला के आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो, उसमें जो आप है ट्राइबल टूरिज्म वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इंटैक्ट रखना होगा उनकी जो पर्टिकुलर कल्चर है उसको, और इस तरह से ऑप्टिमम वे में, और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बैलेंस अप्रोच के साथ हम एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, ट्राइबल टूरिज्म वगैरह को, है ना, रूरल टूरिज्म वगैरह को। तो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है लोकल कम्युनिटी के अंदर, और ये सभी बातें हैं, और इसी के रिगार्डिंग और भी बातें की गई हैं। तो आपको बताया कि अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो भी एक ट्राइब से आती हैं, और संथाल ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ से वो आती हैं। ठीक है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है हमारी, एक तरह से प्रेसिडेंशियल के जब तक की हिस्ट्री रही है प्रेसिडेंशियलशिप के उसमें, कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एक संथाल कम्युनिटी से ट्राइब से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से वो आती हैं। तो दिस इज ऑटोमेटिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। ऐसे में हमको और भी कुछ करना चाहिए, और भी आगे बढ़ के हमें ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको इंक्लूसिव बनाने के लिए, उनकी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, और हॉलिस्टिकली काम करना चाहिए। यहाँ पे यही सभी बातें की गई हैं। तो यहाँ पे संथाल ट्राइब के बारे में मैं आपको बता दूँ, संथाल जो ट्राइब है उसको झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर संथाल जो ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशनली डेजिग्नेट किया गया है शेड्यूल ट्राइब की तरह। और ये थर्ड नंबर की सबसे, हम बोल सकते हैं कि थर्ड नंबर पे है वो, ये लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है संथाल जो ट्राइब है, आफ्टर किसके, गॉन्ड्स जो होते हैं भील्स के बाद में थर्ड नंबर की जो है लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है संथाल ट्राइब। तो ये संथाल ट्राइब के बारे में हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ठीक है, ये बता रहा है रिकन्सिडरिंग इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। जो इंडिजीनियस हमारा नॉलेज सिस्टम है उसको हमको दोबारा से सोचना है, विचार करना है, उसको अपनाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और काफ़ी एनरिच है वो। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। और पार्था प्रतिम साहू, ठीक है, पार्था प्रतिम साहू जो है, इसकी पार्था प्रतिम साहू ने ये आर्टिकल लिखा है। और हम देखते हैं कि इंडिजीनियस जो नॉलेज सिस्टम है उसको किस तरह से रिकन्सिडर करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जैसे वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल जैसा चल रहा है हमारे लोकल इकोनॉमी के अंदर, हमको कंसिडर करना होगा। और काफ़ी हद तक जो पीवीटीजीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को हमको यूटिलाइज करते हुए, उसके पोटेंशियल को समझते हुए, उसको रिकन्सिडर करते हुए, और उनको भी हमको मौका देना है मेन स्ट्रीम में आने का, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जब हम मार्जिनलाइज कर देते हैं इंडिजीनियस लोगों को, पीपल्स को, तो हम एक तरह से वास्ट अमाउंट में जो नॉलेज है उसको कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेट वैल्यू हो सकती है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको उनकी जो नॉलेज है, इंडिजीनियस जो नॉलेज है, उसको समझना है। तो आगे बताया गया है कि जो जनरली जो ये ट्राइब्स होती है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, वो रिमोटनेस में रहती है, आइसोलेशन में रहती हैं, और काफ़ी मतलब कि कॉमन लैंड से दूर रहती हैं। ठीक है, और जनरली हम बोल सकते हैं कि थोड़ा रिमोटनेस के साथ रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी की इंडिजीनियस नॉलेज होती है, उनको कुल मिला के यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग बताया गया है इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। तो यहाँ क्या बताया गया इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के बारे में, तो दीज कम्युनिटीज ऑल्सो विटनेस वेरिंग डिग्री ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन इन द एक्सेस टू लैंड, जॉब, क्रेडिट, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग वगैरह में दिक्कत इनको आती है। ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू मार्जिनलाइज हैव रिच नॉलेज सिस्टम एंड का इंडिजीनियस विच कुड बी यूजफुल इफ दे आर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड इन द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज सिस्टम के अंदर उनको यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आगे बताया गया है ऑन कल्चर एंड आइडेंटिटीज UN-R 2009
इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड वाइड रेंजिंग रिलेवेंस है इसका अपने आप में। की इश्यूज और कंसर्न्स क्या है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से देखो ये लोग जो है ये पूरा क्राफ्टिंग और किस तरह से चूड़ियाँ बना रहे हैं और इनकी जो आर्ट है अपने आप में खुद की इनकी इंडिजिनियस आर्ट है काइंड ऑफ, है ना। तो की इश्यूज और कंसर्न्स क्या है इसके रिगार्डिंग ये देख लेते हैं, है ना। तो इंडिजिनियस कम्युनिटी आर नॉट ओनली द कस्टोडियन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स टेरिटरीज इन वर्ल्ड। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट ही नहीं करती हैं इंडिजिनियस जो ट्राइब्स होती हैं, बट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट डील ऑफ वर्ल्ड्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। वैल्यूएबल नॉलेज इनके पास होती है, ठीक है। एंड हैज़ बीन कंटिन्यू टू बी एन इनवैल्यूएबल सोर्स दैट बेनिफिट्स ऑल ऑफ मैनकाइंड। UN ऐसा 2009 की जो भी कुछ रिपोर्ट वगैरह होगी उसके रिगार्डिंग इसमें बात की गई होगी काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे कि जो मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है और जो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है पुराने टाइम से प्राचीन काल से जो चला आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो मेड सच आर्ग्यूमेंट्स आर मेड ऑन ग्राउंड सच एज द लैक ऑफ द वैलिडेशन एक्रीडेशन एंड साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, ये सब यहाँ पे बात की गई है। चलो इनको हम छोड़ते हैं, मेजर पॉइंट पे आते हैं क्या है। वैसे बेसिकली आप समझ गए हो कि इनके अंदर जो नॉलेज होती है पूरा उस नॉलेज को यदि मॉडर्न नॉलेज के साथ इंक्लूड कर दिया जाए कंबाइन कर दिया जाए फिर उसको काफ़ी हद तक ग्रेटर ह्यूमन बेनिफिट्स में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं 2002 के अंदर यूनेस्को ने लॉन्च किया था इन लोकल एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम लिंक्स प्रोग्राम। तो लिंक्स प्रोग्राम 2002 में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्या था, जो कि एम्पावर कर रहा था लोकल एंड इंडिजिनियस लोगों को वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट बाई एडवोकेटिंग रिकॉग्नाइजेशन मोबिलाइजेशन ऑफ देयर यूनिक नॉलेज को थ्रू किस तरह से एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन वगैरह किया जा सकता है उसकी रिगार्डिंग इसमें बात की गई थी। आगे बात की गई है नॉलेज नेटवर्क हब सेंटर फॉर इंडिजिनियस नॉलेज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट CIKRD वाज एस्टेब्लिश इन CIKARDA एस्टेब्लिश किया गया था 1987 के अंदर, ठीक है। तो ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं, डिफरेंट बातें यहाँ पे आगे भी की जाएगी आइडिया, है ना। तो उनको आप देख सकते हो। तो बाद में बताया गया है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्किंग ऑन ट्राइबल इशूज मस्ट क्रिएट ए नेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज रिसर्च सेंटर को बनाने की जरूरत है और उनको भी यूज में लेने की जरूरत है। और फिर बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग ABS आर ऑल्सो इशू ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग ये सभी भी कुछ इश्यूज हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, रिसर्चर्स हो गए शुड कंटिन्यू टू बी हेल्ड सोशल एंड एथनिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग इंडिजिनियस पीपल एंड देयर नॉलेज। तो इसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए और पार्ट लेना चाहिए काइंड ऑफ। और ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। द लार्जर गोल शुड बी टुवर्ड्स क्रिएटिंग न्यू मोर इफेक्टिव नॉलेज सिस्टम दैट मर्ज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिजिनियस एंड साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम। तो इस तरह से इनको मर्ज करके यूज में लेने की रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो हमारी जो सितंबर मंथ की हमारी जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है इसी के साथ कंप्लीट होती है। होलिस्टिकली हमने इसको देख लिया है, पूरा का पूरा मैगजीन को कवर कर लिया है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को आप प्रेस कर दे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।